मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इस पे गौरव है। अक्टूबर की उस सुबह को जब नई दिल्ली में इंदिरा गांधी को उनके अपने ही निवास पर गोलियों से भून डाला गया। अब 27 साल पूरे हो चुके हैं। इतने सालों बाद उन्हें कैसे याद किया जाए, ये सवाल आज खासा अहम हो जाता है, क्योंकि हमारे सामने आज जो दैत्याकार समस्याएं हैं वो उनके शासन के दौरान की चुनौतियों से कोई कम नहीं है। इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी और शायद सबसे शक्तिशाली भी। कुछ तो कहते हैं कि कई बार उन्होंने अपने पिता की चमक को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन जब बात आती थी जटिल मामलों के समझ की, चाहे वो घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, विद्वता की और लोकतांत्रिक आचार व्यवहार की, तब वो नेहरू के सामने नहीं ठहर सकती थी। लेकिन समस्याओं से जूझते हुए कामयाब होने की जो उनकी काबिलियत थी, उसमें वो नेहरू से आगे थी। जो भी कहें, उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र और उनके कार्यशैली में एक विरोधाभास दिखता था। भारत की एकता को मजबूत करने में नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के बाद उन्हीं का नाम आता है। बिना अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में बंद कर दिया और मीडिया के मुंह पर ब्रिटिश जमाने की तरह की नकेल कस दी। वो अपनी कामयाबी के चरम पर पहुंची जब पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों और विशेष सलाहकारों की मदद से उन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति को अंजाम दिया। और इस ऐतिहासिक कदम से उन्होंने दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के मार्ग को प्रशस्त किया। लेकिन फिर उन्होंने ही 3.5 सालों के बाद एशियाई उपमहाद्वीप के सबसे बड़े राष्ट्र में लोकतंत्र का गला घोंट दिया, आपातकाल की घोषणा करके, अपने विपक्षियों को कुचल के। बिना अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में बंद कर दिया और मीडिया के मुंह पर ब्रिटिश जमाने की तरह ही नकेल कस दी। उसके पहले 1969 में भी उन्होंने कांग्रेस में बंटवारा करके संगठन को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे एक वंशवादी प्रथा की शुरुआत कर दी, जिसमें उनके परिवार के सदस्यों को ही उच्च पदों पर आसीन कर दिया गया। कुछ हद तक ये प्रथा आज भी कायम है। चमचागिरी की संस्कृति मूल्यों पर हावी है। राजनीति के प्रति उनका शकी रवैया पंजाब से जुड़े उनके फैसलों पर भी नजर आया, जिसका परिणाम था उनकी जघन्य हत्या और 1984 के सिख विरोधी दंगों के रूप में भारतीय लोकतंत्र पर एक कभी न मिटने वाला धब्बा। लेकिन फिर भी उनके जीवन काल में कांग्रेस ने जनता के साथ अपने रिश्तों को जीवंत रखा। इमरजेंसी तो केवल एक अपवाद था और लोगों की स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए। ये अलग बात है कि समाज के बड़े बड़े तबकों में गरीबी और पिछड़ापन बढ़ता ही गया। यहाँ ये भी कहना होगा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई जारी रखी, लेकिन साथ ही छोटे राजनीतिक फायदों के लिए उन्होंने धार्मिक भावनाओं का भी इस्तेमाल किया, जो उनके पिता ने कभी नहीं किया। वो कई मायनों में काले और सफेद का मिश्रण थी और इसलिए लोग या तो उन्हें बहुत पसंद करते थे या बेहद ही नापसंद करते थे।